हेलो फ्रेंड्स, द स्कूल ऑफ सिविल जज में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करने जा रहे हैं एमपी जुडिशरी के लिए। तो आपको इस चैनल पर हर लॉ के सब्जेक्ट में बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, वो भी हिंदी में हैंड रिटन नोट्स के साथ, जिसमें आसानी हो आपको समझने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ दूंगा कि लॉ होता क्या है। अभी कुछ बच्चे नए आए होंगे जिन्होंने अभी अभी एलएलबी में एडमिशन लिया होगा, या कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो उन सब के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि लॉ होता क्या है। बाकी हम अगले वीडियोस में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हमारी जुडिशरी सर्विस की, जिसमें हम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को एक साथ लेकर चलेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स बाद में कवर किए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ लॉ? विधि या कानून क्या है? सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कानून शब्द आया कहाँ से है। कानून शब्द इंग्लिश वर्ड लॉ का हिंदी उच्चारण है, और जो लॉ जो आया है वो जर्मन वर्ड लेक्स से आया है, जिसका मतलब होता है स्थिर या निश्चित। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ की परिभाषा कि लॉ होता क्या है। विधि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर बनाए गए सामान्य नियम हैं जो संपूर्ण समाज पर लागू होते हैं, तथा इन नियमों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। कानून या विधि का मतलब है मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित और संचालित करने वाले नियमों, हिदायतों, पाबंदियों और हकों की संहिता। अर्थात सामान्य भाषा में से समझना चाहें तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन है 138 करोड़, लगभग 138 करोड़ से ऊपर इंडिया की पॉपुलेशन है। अब ये 138 करोड़ लोग जो हैं, ये सब के सब भोले हैं क्या? नहीं, भोले नहीं हैं, तभी तो क्राइम होता है, वरना क्राइम नहीं होता। तो बात करते हैं कि अभी वीडियो देख रहे होंगे, तब भी कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा होगा, या कोई क्राइम की तैयारी कर रहा होगा। कोई किसी को मारने की तैयारी कर रहा होगा, तो कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़पने की तैयारी कर रहा होगा। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल में करने के लिए, जिससे या तो वो ऐसा अपराध ना करें, या वो कर चुके हैं तो उन्हें पनिश किया जाए, इसीलिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उसे ही हम लॉ कहते हैं। उन नियमों को ही लॉ कहा जाता है जो किसी अपराध को होने के बाद किसी को दंड दे सकें, या अपराध होने के पहले उसे रोक सकें। ऐसे ही नियमों को लॉ कहते हैं। अब बात यह आती है कि लॉ बनता कैसे है, कानून कैसे बनता है, किसको पावर दी, किसने किसको पावर दे दी है, कहाँ से पावर आई है कि लॉ बन जाए, कानून बन जाए। तो एक पावर रहती है राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। दोनों के पास ये पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं, सिवाय जो लॉ चला आ रहा है, मूल विधि जो है उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, आप कोई नया प्रावधान इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन जो पुराना जो है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं कानून बनता कैसे, पावर कहाँ से मिलती है। तो पावर मिलती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 से, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये पावर है कि वो कानून बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कानून की पावर कैसे आई इनके पास, क्योंकि ये लिखा गया है। जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद बड़े बड़े विद्वान बैठे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, कानून बनाए, तो उन्हीं लोगों ने ये पावर दे रखी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं जो उनकी पावर के अंडर में है। अब बात करते हैं कि लॉ कितने प्रकार का होता है, विधि के कितने प्रकार हैं। तो बेसिकली लॉ दो प्रकार का होता है, सब्सटेंटिव लॉ जिसे हम मौलिक विधि भी कहते हैं, और प्रोसीजरल लॉ जिसे हम प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। तो आइए समझते हैं मौलिक विधि क्या होती है। मौलिक विधि आपके अधिकार या किसी कार्य जो कि अपराध है को करने पर क्या दंड है यह बताती है। बेसिकली मौलिक विधि जो होती है वो एक परिभाषा देती है। मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है, जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो आईपीसी ये बताइए कि मर्डर करने के बाद क्या चार्ज लगेगा, उसने जो ऑफेंस किया है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। बस मौलिक विधि वहीं समाप्त हो जाती है, बता के, एक परिभाषा दे के। लेकिन उसका काम कैसे होगा, प्रोसीजर आगे कैसे बढ़ेगा। भाई मौलिक विधि ने तो यह बता दिया कि मर्डर का ऑफेंस में आईपीसी सेक्शन 302, या तो आपको आजीवन कारावास हो सकता है, आपको फांसी हो सकती है, और जुर्माना साथ में देना ही होगा। इतना बताती है मौलिक विधि जो आईपीसी है, हमारी इंडियन पीनल कोड। अब जो ऑफेंस हो गया है, जो मर्डर हो गया है, उसके बाद जो कार्रवाई होगी, अरेस्ट होगा, एफआईआर होगी सबसे पहले, तो फिर अरेस्ट होगा,
फिर कोर्ट में ले जाया जाएगा, ट्रायल चलेगा, जजमेंट आएगा, जो भी डिसीजन रहेगा। तो अरेस्ट से लेकर डिसीजन आने तक जो भी प्रोसीजर है वो होगा प्रोसीजर लॉ के थ्रू। प्रोसीजर लॉ क्या है? प्रक्रियात्मक विधि, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। प्रक्रियात्मक विधि उन अधिकारों अपराध के लिए दंड देने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया कि मौलिक विधि जो है वो एक परिभाषा देती है, लेकिन उस परिभाषा को लागू कैसे करना है यह प्रक्रियात्मक विधि बताती है। जैसे मर्डर का मैंने बताया, मर्डर हो गया है, उसके बाद प्रक्रियात्मक विधि का कार्य आएगा, जिसे बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फिर वहाँ से पूरी कार्रवाई होगी कि अरेस्ट कौन करेगा, जजमेंट देने का राइट किसे है, कोर्ट को है। ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, इनकी पावर, ये पावर कहाँ से आई है इनके पास। जैसे अभी मैंने गवर्नमेंट का बताया कि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों के पास है, ऐसे ही इनकी पावर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको लॉ का कि इनके पास भी पावर है। तो जो भी प्रोसीजर होगा, अरेस्ट से लेके एविडेंस होंगे, पूरा ट्रायल चलेगा जिसमें सब कुछ होगा, तो ये होगा प्रोसीजर लॉ के अंदर। अब बात करते हैं कि जो सब्सटेंटिव लॉ है वो कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले तो आती है भारतीय दंड संहिता, जिसे हम इंडियन पीनल कोड और आईपीसी बोलते हैं, और उर्दू में इसी को बोलते हैं ताजरात हिंद। उसके बाद आती है भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद आता है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक्सेट्रा। बहुत ही मतलब ज़्यादा लंबी लिस्ट है इनकी, यदि आप सब्सटेंटिव लॉ को लेके चलें और प्रोसीजर लॉ को भी लेके चलें। तो हमारे प्रोसीजर लॉ हो गए दंड प्रक्रिया संहिता 1973, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसे इंग्लिश में कहा जाता है, या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो मौलिक विधियाँ और प्रक्रियात्मक विधि ये दोनों साथ साथ चलती हैं, एक के बिना दूसरी अधूरी है। सब्सटेंटिव लॉ को कैसे प्रोसीजर में लेके आना है यह प्रोसीजर लॉ बताता है। अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट। जैसे आपने पीछे देखा कि आपको दिखता है इंडियन पीनल कोड और नीचे आपको दिखता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस है, इस बात को हमें समझना है। तो कोड जो होता है, जैसे आप देख लीजिए, पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, 1834 के पहले का देख लीजिए आप, तो पहले क्या हुआ करता था कि जैसे हिंदू समुदाय में कोई अपराध हुआ है तो उसे हिंदू विधि के अनुसार ही उसे पनिश किया जाता था। यदि मुस्लिम समुदाय में कोई किसी ने क्राइम किया है तो उसे मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम विधि होती है उसके अनुसार उसे पनिश किया जाएगा। जो पारसी होते थे वो अपने हिसाब से पनिशमेंट किया करते थे। जब ब्रिटिश लोग आए तो इंग्लिश कॉमन लॉ लेके आए, वो ब्रिटिश कॉमन लॉ जैसे हम बोलते हैं। तो बाद में उन्होंने ये देखा कि बाई चांस यदि इन समुदायों में आपस में कोई भेदभाव हो जाए या कोई लड़ाई हो जाए तो फिर कौन सा लॉ लगाया जाएगा, हिंदू लॉ लगाया जाएगा या पारसी लॉ लगाया जाएगा। तो इन सबको देखते हुए 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बैठाया गया, जो कि लॉर्ड वेलिंगटन मैकॉले के अध्यक्षता में था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि इतने सारे जो समुदाय हैं और इनके जो भी लॉ हैं, इन्होंने उन सबको आपस में इकट्ठा किया, जो भी उनमें अच्छी अच्छी चीज़ें थीं लेने लायक वो सब ले ली और उन्हें कोडिफाइड किया, संविदाबद्ध किया। और जो संविदाबद्ध करने के बाद जो कोड बना उसे हम बोलते हैं इंडियन पीनल कोड। अर्थात तात्पर्य यह है कहने का कि कई नियमों को आपस में जोड़ देना, तो उसे हम कोड बोलते हैं। और जहाँ तक बात आती है एक्ट की, तो एक्ट जो होता है वो किसी एक विशेष सब्जेक्ट पर, कोई स्पेशल सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर कोई लॉ बनाना, वो होता है एक्ट। जैसे हम सबसे पहले ले लें जो पहले से चला आ रहा है हमारा STSC एक्ट हो गया या एविडेंस एक्ट हो गया। तो ये क्या है, एक पर्सनल सब्जेक्ट पर बने हैं। यदि STSC के विरुद्ध जो समुदाय है उसके विरुद्ध कोई अपराध होता है तो उसमें इंडियन पिनल कोड के थ्रू उसमें वो कार्रवाई नहीं होगी, फिर वो कार्रवाई होगी STSC एक्ट के अंतर्गत। इसी प्रकार यदि हम एविडेंस एक्ट ले लें तो उसमें आपको मिलेगा कि एविडेंस क्या होता है, कौन सी चीज़ एविडेंस है, कौन सी चीज़ एविडेंस नहीं है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नॉन एक्सेप्टेबल है। ये चीज़ें एविडेंस एक्ट में बताई गई हैं कि एविडेंस क्या होता है। ये एक विशेष सब्जेक्ट पर बने हैं, इसलिए इन्हें एक्ट कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस क्या है कोड और एक्ट में। अब बात करते हैं जज बनना। जज बनने के लिए आपको क्या करना है। तो 3 स्टेप्स में एग्ज़ाम होता है जज के लिए। पहला होता है प्री एग्ज़ाम, फिर होता है मेन एग्ज़ाम और फिर आता है इंटरव्यू।
तो इसके लिए 15 सब्जेक्ट रहते हैं। देख सकते हैं हम, संविधान, भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, और यहाँ से लेके कंप्यूटर और इंग्लिश, सबके मार्क्स दिए हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल होगा 150 मार्क्स का, और लगभग आपको 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए हैं, और एस टी एस सी ओ बी के लिए 82 लगभग डिसाइडेड हैं कि इतना मार्क्स लाने ही आपको कंपलसरी है, 90 मार्क्स 150 में से। अब आप इसमें पास आउट होते हैं तो फिर आप जाते हैं मेंस के लिए। मेंस होता है 400 मार्क्स का। उसके बाद आप वो क्लियर करते हैं। मेंस 4 स्टेप्स में होता है, 100 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं आपके, टोटल 400 का होता है, जिसमें जजमेंट राइटिंग रहता है, और जो नॉर्मल सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है वो रहते हैं। जैसे व्हाट इज़ अ क्राइम, क्राइम की डेफिनेशन पूछ ली, या कोई सेक्शन दे दिया कि इसके बारे में बताइए, तो ऐसे ऐसे करके ट्रांसलेशन भी रहता है उसमें, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ऐसे करके 4 सब्जेक्ट आपके डिवाइडेड रहते हैं। 100 मार्क्स के होते हैं आपके 4 पेपर। तो टोटल हो गया 400। उसमें आप पास आउट होते हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे आप, और जो मेंस में और इंटरव्यू में आपने परफॉर्म किया है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जज कैसे बनते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सब सब्जेक्ट का आपको बिल्कुल डिटेल में ही पढ़ना है, साथ जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ बताऊंगा मैं कि कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो आपस में लिंक्ड हैं, हम उन्हें साथ में लिंक करके ही पढ़ेंगे, जिसमें डबल मेहनत ना हो हमारी। ऐसा करके मैं आपको हर एक चीज़ स्पेशली बिल्कुल बड़े आराम से समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ से हम हमारी मेन तैयारी चालू करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।